सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक्स कवर करेंगे, जो कि रहेगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं और स्टॉक प्राइसेस मूव कैसे कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और वो सब कुछ, और टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो सब थिंग आज की वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑल कवर कर देंगे और आपकी पूरी की पूरी मतलब बेसिक क्लियर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे मैं इस टाइप के कंटेंट और भी लाता रहूँगा, तो आप लोग वो भी, उसके लिए भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं टू लर्न सच टाइप ऑफ कंटेंट। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो इसको हम लोग इक्विटी भी कहते हैं, शेयर्स भी कहते हैं, कैश भी कहते हैं और स्टॉक भी कहते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअली? ये होता क्या है? तो जब भी किसी कंपनी को कैपिटल रेज करना होता है तो वो अपना आईपीओ लाती है। जो स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाती है, आईपीओ क्या रहता है? तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रहता है। तो वो जो कंपनी रहती है, तो वो अपना पार्टनरशिप बेचने के लिए स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है, क्योंकि उस कंपनी को एक्सपांड करना होता है। अगर उस कंपनी को एक्सपांड करना रहता है तो उसको कैपिटल की नीड होती है, तो वो कैपिटल गैदर करने के लिए वो अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में लाती है, विच इज ऑल्सो नोन एज आईपीओ। सो बेसिकली कंपनीज को जब भी अपना पार्टनरशिप बेचना रहता है तो वो स्टॉक मार्केट में लाती है उसको, शेयर्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, तो उसी को ही शेयर्स कहते हैं। और मार्केट क्या रहता है? तो व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज नथिंग बट एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस रहते हैं कि एक्सचेंजेस रहते हैं एनएससी और बीएससी। ये एनएससी और बीएससी जो कुछ भी रहता है, तो ये स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, एनएससी और बीएससी। बीएससी इज व्हाट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी इट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी इज व्हाट? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये। और ये अभी अभी 1972 में मतलब 1992 में रजिस्टर हुआ था ये एनएससी। एनएससी रजिस्टर हुआ था और ये एशिया का है, 1875 से रजिस्टर हुआ है ये। बीएससी सबसे पुराना एशिया का है। तो ये मार्केट रहता है टू बाय एंड सेल द शेयर्स। जो कुछ भी मार्केट नाम है शेयर मार्केट का, तो यही वो मार्केट है जहाँ से हम लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई कंपनी का शेयर, हमको सपोज अगर हम लोगों को रिलायंस का शेयर बाय करना है, तो हम लोग डायरेक्टली रिलायंस कंपनी के पास नहीं जाते कि हमें आपके शेयर्स परचेस करने हैं, तो वैसा नहीं होता। तो रिलायंस अपना स्टॉक मार्केट में जब भी आईपीओ रजिस्टर लाती है, तो वो रजिस्टर होता है एनएससी और बीएससी के अंडर। एनएससी और बीएससी के अंडर वो शेयर रजिस्टर हो जाता है। और जब भी वो रजिस्टर होता है तो वो हम इनसे खरीद सकते हैं, एनएससी और बीएससी से। तो फिर हम डायरेक्टली एनएससी से भी नहीं खरीद सकते, कि हम लोग डायरेक्टली एनएससी के पास नहीं जा सकते और उनको ऐसा नहीं कह सकते कि हमको रिलायंस के इतने इतने शेयर्स चाहिए। तो इनके लिए बीएससी के पास और एनएससी के पास ब्रोकर्स रहते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स रहते हैं। तो ये सभी भी शेयर्स हम लोगों को जब भी बाय करने होते हैं, तो ये ब्रोकर के पास हम लोगों को जाना पड़ता है, ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। तो ये ब्रोकर्स लोग होते कौन है? तो अगर हम लोग देखें तो ये ब्रोकर होते हैं जीरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, तो ग्रो हो गया, आप लोगों को एंजल ब्रोकिंग हो गया, एंड धन हो गया, कुछ इस टाइप के जो कुछ भी ब्रोकर होते हैं, तो वो ब्रोकर हम लोगों को शेयर्स परचेस करने में मदद करते हैं। और जैसे कि हम लोग हो गए रिटेल इन्वेस्टर हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, तो उन्हें इन्हीं की तरफ से अपना शेयर्स परचेस करना होता है। जो कुछ भी हम लोग ट्रेडर्स रहते हैं, इन्वेस्टर रहते हैं, तो वो जो होते हैं, अभी सपोज ट्रेडर हो गया, ये ट्रेडर 1 हो गया और ये ट्रेडर 2 हो गया, ठीक है। अगर किसी को ट्रेडर 2 को अपना शेयर बेचना है, तो वो ऑर्डर जाएगा ब्रोकर की तरफ। अगर ट्रेडर 1 को अपना शेयर खरीदना, कुछ शेयर खरीदना है, तो वो ऑर्डर जाएगा ब्रोकर के पास। हमारा जो कुछ भी ऑर्डर रहता है, तो वो ब्रोकर के पास जाएगा और ब्रोकर से वो ऑर्डर जाएगा एनएससी और बीएससी को। इस तरह से वो ऑर्डर जाता है एनएससी के पास, तो फिर वो एनएससी और शेयर्स इशू करता है और वो फिर से ब्रोकर के पास आता है, और ब्रोकर के पास से ही हम लोगों के पास वो शेयर्स आते हैं। हम लोग डायरेक्टली जाकर एनएससी और बीएससी से डील नहीं कर सकते इसका। तो वो ब्रोकर जो होता है, तो वो इंटरमीडिएटरी का काम करता है शेयर में, जब भी हमको कुछ बाय और सेल करना होता है।
तो ब्रोकर के थ्रू ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी होता है, तो जो कुछ भी कंपनी लिस्ट होता है, तो उसमें पब्लिक का भी प्रॉफिट रहता है, कंपनी का भी प्रॉफिट रहता है, और इसका बेनिफिट हम लोग कंट्री को भी रहता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रो करती है तो वो टैक्सेस भी पे करती है, तो गवर्नमेंट का भी उससे फ़ायदा होता है। और जब भी हम जैसे रिटेलर्स अगर किसी कंपनी में अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चेक करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो उससे जो कुछ भी प्रॉफिट होता है, तो हम लोग एज अ ओनर उस प्रॉफिट का हिस्सा हम लोगों को भी मिलता है। तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का भी उससे प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए कंपनी रजिस्टर होती है एनएससी और बीएससी के अंडर, और वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है बाय रेजिंग द कैपिटल। तो शेयर मार्केट नथिंग बट यही होता है, इसका वर्किंग यही होता है। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि ये स्टॉक प्राइजेस मूव कैसे करते हैं। तो ये स्टॉक प्राइजेस मूव क्यों करते हैं, तो ये जानते हैं कि ये स्टॉक प्राइजेस मूव क्यों करते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न रहता है। तो ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे होता है कि अगर कोई चीज़ है, अगर कोई किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड उसका इंक्रीज ही हो रहा है और पीपल उसको बाई करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, और उसका सप्लाई लिमिटेड है। सपोज कोई 100 रुपये की चीज़ है, और देखते हैं अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है और उसका स्टॉक, मतलब अगर हमारे पास जस्ट गिव मी सेकेंड, सपोज हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, और ये मार्कर हमारे पास सिर्फ 100 ही मार्कर है, ठीक है, और ये इस मार्कर की कीमत अभी सपोज 10 रुपीज़ है, और अगर ये मार्कर सिर्फ 100 ही है और बहुत से लोग इसे बाय करना चाहते हैं, ठीक है, इस हमारे पास क्वांटिटी तो लिमिटेड है और बाय करने वाले लोग ज़्यादा है, तो फिर क्या रहता है कि एक पॉइंट पे लोग इसके लिए 11 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10 रुपये का ये प्रोडक्ट है, और इसके सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा हो रही है इस चीज़ की। तो फिर कुछ लोग जो रहते हैं, तो वो इसके लिए 11 से 12 रुपये देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसका रेट 10 से 12 हो जाता है, और अगर इसका डिमांड और भी हाई हो गया, तो फिर इसी प्रोडक्ट का रेट 10 से 14 भी हो सकता है, 12 से 15, 20, 25, 30, 100। और ये सप्लाई और इसी कीमत से अगर इसका सप्लाई लिमिटेड है और पीपल इससे अग्रेसिवली बाय करना चाहते हैं, तो उस टाइम इस चीज़ का रेट जो है तो वो बहुत बढ़ने लगता है। मतलब पर्टिकुलरली इस मार्कर की मार्केट वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अगर इसका सप्लाई अनलिमिटेड हो जाता है, तो फिर इसकी प्राइस कम होने लगेगी, क्योंकि इसकी डिमांड उतनी नहीं है जितना इसका सप्लाई है। तो फिर लोग इसको उतना लेना पसंद नहीं करेंगे। तो फिर अगर ये 10 रुपये का है और सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड उतनी नहीं है, तो इसका प्राइस 10 से 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का ही ये खेल रहता है। जो कुछ भी हम लोग अगर अपना नॉर्मल जो कुछ भी सप्लाई एंड डिमांड रहता है, तो उसी की वजह से बस अगर अग्रेसिवली लोग इसको बाय करना चाहते हैं, तो फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, और इसका सप्लाई अगर ज़्यादा हो गया तो इसका प्राइस डाउन हो जाएगा। बस यही होता है। और यहाँ पर बायर्स इसको किसी भी कीमत पे जब भी बाय करना चाहेंगे, तो इसका प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा, और इसी वजह से हर किसी भी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता रहता है। सो दैट्स द रीज़न स्टॉक प्राइसेस मूव ऑन द हायर साइड। सप्लाई ज़्यादा हो गया तो उसका प्राइस नीचे आ जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स क्या होते हैं, और किस टाइप के ट्रेडर्स किस टाइप के टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। अगर हम लोगों को किसी शेयर में ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, तो फिर हम किस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसके पॉसिबल वेज क्या रहते हैं, और एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइप के एनालिसिस रहते हैं टू ट्रेड और इन्वेस्ट। अगर हम लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना होता है, शॉर्ट टर्म की यानी कि 6 महीने के अंदर जो कुछ भी रहेगा,
तो उसके लिए हम लोग कौन सा एनालिसिस प्रेफर करते हैं, और हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर हम लोग उसके लिए कौन सा एनालिसिस प्रेफर करेंगे। तो फिर यहाँ पर एनालिसिस के दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द टेक्निकल एंड सेकेंड वन इज़ द फंडामेंटल। तो टेक्निकल में क्या होता है कि इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, जैसे कि चार्ट्स हो गया, चार्ट्स रहते हैं जहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स रहते हैं, वो सब कुछ लेते हैं रहता है। चार्ट्स हो गया, इंडिकेटर्स का हमको पढ़ना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ना होता है, ईएमएस क्या होता है वो जानना होता है, वॉल्यूम क्या रहता है, वो सब कुछ चीज़ें टेक्निकल के अंडर आता है। मतलब वो बस अब हम लोग चार्ट देखकर ही ट्रेड करते हैं। तो इसमें फंडामेंटल का एनालिसिस यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जब भी और अगर फंडामेंटल का देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस वो रहता है कि लॉन्ग टर्म जब भी हम लोगों को हमारा कैपिटल किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग वो लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। तो उसमें हम लोग कंपनी का प्रीवियस डेटा एनालाइज करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, उस पर वो उसका सब कुछ देखते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया कंपनी का, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गया, कंपनी पे कितना कर्ज है, मतलब उस कंपनी के क्या एसेट्स है, क्या उसके वीक पॉइंट्स है, उसका सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट किस टाइप का है, कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और कंपनी का मेनली प्रोडक्ट अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है तो फिर हम लोग उस कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस देखकर उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस पे अगर हम लोग किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो हम लोग 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर कर अपना पैसा छोड़ देते हैं। तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग घर में कोलगेट कौन सा यूज करते हैं, कोलगेट यूज़ करते हैं, ब्रश कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कि घर अगर हमारा अकाउंट किस बैंक में है, अगर हम लोग कोलगेट और वो सब कुछ देखते हैं तो हम लोग जाकर आईटीसी के शेयर्स परचेस करके रख सकते हैं, क्योंकि कोलगेट जो है तो वो हम लोगों को डेली लगने वाली चीज़ है, वो तो हमको लाइफ टाइम उसका नीड है, लाइफ टाइम हमको वो चीज़ लगने वाली है, तो हम लोग आईटीसी के शेयर्स खरीद सकते हैं। और अगर हमारा बैंक अकाउंट देखें तो हमारा बैंक अकाउंट अगर एसबीआई में होगा, एचडीएफसी में होगा, एक्सिस बैंक में होगा, और अगर हम लोगों को उस चीज़ का जो कुछ भी सर्विसेज है अच्छा लगता है, फंडामेंटली अगर वो कंपनी स्ट्रांग लगती है, वो अगर उस कंपनी में प्रीवियसली बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट किया होगा, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली गुड रिटर्न्स शो किए होंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स अच्छे होंगे, तो हम लोग अगर एचडीएफसी में बैंक है, उसका सर्विस हम लोगों को अच्छा लगता है, तो हम लोगों को जाके उसके शेयर्स खरीद कर छोड़ देने होंगे। बस छोड़ दो, हमारा पैसा वो सेफ रहेगा, क्योंकि अगर एचडीएफसी देखे तो वो मैक्सिमम लोगों को पसंद आता है उसका सर्विसेज एंड ऑल, तो हम लोग जाके उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर गाड़ी का अगर हमको जो कुछ भी हम लोग 4 व्हीलर यूज़ जो करते हैं, अगर सपोज़ टाटा की हम लोगों को सर्विसेज अच्छी लगती है, अगर वो टाटा का बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छा लगता है, आपको अगर टाटा पे ट्रस्ट है, तो आप लोग जाकर टाटा मोटर्स के शेयर्स बाय करके रख सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिटेबल रहा तो आप लोग उससे प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उससे। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इसी चीज़ पे होता है कि कंपनी का जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है, प्रॉफिट लॉसेस स्टेटमेंट हम देखते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या नहीं देख सकते हैं। बस आप लोगों का ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस पे, और लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ता है, और उसका ड्यूरेशन भी मोर देन 1 ईयर होता है। ये मोर देन 1 ईयर हम लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस अगर स्ट्रांग रहा तो और कंपैरिजन में अगर टेक्निकल एनालिसिस देखें तो टेक्निकल एनालिसिस में ये होता है कि हम लोग इस पर चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स पर ही एनालिसिस करके हम लोग कुछ बाय और सेल कर सकते हैं वो। बट टेक्निकल एनालिसिस ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो टेक्निकल एनालिसिस करते समय हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम लोगों को ये देखना नहीं पड़ता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी क्या बना रही है,
और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, किस तरह से है, क्या सर्विसेज है। इनफैक्ट हम लोगों को चार्ट का नाम भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो बस देखना पड़ता है बाई सेल के लिए। बट हम लोगों को उतना फंडामेंटली डिपेंड नहीं रहता अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स यही रहती है, चार्ट्स, जो कुछ भी पर्टिकुलरली चार्ट होता है। अगर हम लोग रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं तो रिलायंस का सिर्फ चार्ट देखेंगे तो फंडामेंटली वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग कम्प्लीटली जो कुछ भी ट्रेडिंग रहता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, चार्ट्स, वॉल्यूम, वो सब कुछ जो पॉइंट्स रहते हैं उसी के बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड रहता है। तो उसी के हिसाब से वो हम लोग परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो टाइप मेजरली इम्पॉर्टेंट है और आपको डिसाइड करना होता है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। तो इन दैट सिचुएशन फंडामेंटल एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेड करना है तो टेक्निकल एनालिसिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि किस टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं मार्केट में, किस टाइप के ट्रेडर होते हैं, तो वो देखते हैं। और अगर तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, 3 टाइप्स के ट्रेडर रहते हैं। तो उसमें से है फर्स्ट है इंट्राडे ट्रेडर। दूसरा मैं पहले यहाँ पर टाइप कर करता हूँ और फिर रात में आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के ट्रेडर रहते हैं और उसका लॉजिक क्या रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्राडे ट्रेडर, सेकेंड इज़ स्विंग ट्रेडर एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टर। तो ये जो 3 टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं तो इन ट्रेडर्स का टाइप और डिपेंड करता है कि टाइम फ्रेम क्या है। बेसिकली यहाँ पर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए। तो जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर जो रहता है तो वो जो अपना टाइम फ्रेम रहता है तो वो जो है डे के अंदर ही ट्रेड क्लोज देता है। विद इन डे जो होता है, मतलब अगर वो 9:15 पे कोई स्टॉक बाय करता है, 9:15 को बाय करता है तो 3:30 के अराउंड वो अपना जो कुछ भी पोजीशन रहता है वो क्लोज कर देता है। 9:15 टू 3:30 के बीच में ये अपना पोजीशन स्ट्रिक्टली क्लोज कर देता है। और वो जो स्विंग ट्रेडर रहता है तो वो अपना जो कुछ भी पोजीशन रहता है तो वो एक दिन से अपना 3 महीने तक कोई भी 3 मंथ्स तक कोई भी पोजीशन होल्ड करता है, तो वो रहता है स्विंग ट्रेडर। और इन्वेस्टर जो रहता है तो वो मोर देन ईयर अपना पोजीशन होल्ड करता है। जो कुछ भी हम लोगों को इन्वेस्टर जो कुछ भी होता है तो वो पोजीशन अपना मोर देन ईयर के लिए होल्ड करता है, तो वो होता है। तो हम लोग देखते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं कि क्या रहता है और किस तरह से रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं इंट्राडे ट्रेडर जो अपना पोजीशन सुबह आज मंडे है तो वो 9:15 से पोजीशन बना सकता है और उसको अपना पोजीशन उसी दिन 3:30 के बीच में क्लोज कर देना होता है। तो वो इंट्राडे ट्रेडर होता है, उसको स्ट्रिक्टली अपना पोजीशन क्लोज करना ही होता है उसी दिन के अंदर। और जो स्विंग ट्रेडर रहता है तो उसको अपना पोजीशन क्लोज करना होता है मोर देन, अगर उसने आज बाय किया है तो वो 1-2 दिन और 3 महीने और 4 महीने तक भी होल्ड कर सकता है अपना पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बस 1 से 3 महीने के बीच में वो अपना पोजीशन पूरा का पूरा स्विंग कैप्चर करना चाहता है वो, तो वो होता है स्विंग ट्रेडर। और इन्वेस्टर जो कुछ भी रहता है वो तो अपना पोजीशन 1 साल से ज़्यादा कितना भी होल्ड करके रख सकता है। 1 साल से 10 साल, 20 साल, 30 साल कुछ भी होल्ड कर रख सकता है, तो वो होता है इन्वेस्टर। तो आप किस तरह से समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है। तो ये पर्टिकुलरली आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है। तो इंट्राडे ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है या फिर इन्वेस्टर बनना है, तो ये कम्प्लीटली आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड होता है। और इस पे भी डिपेंड होता है कि आपके पास पैसा कितना है। ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर आप इन्वेस्टिंग में जा सकते हैं। तो मतलब आपको डिटेल में बता देता हूँ मैं, मतलब आपका बिहेवियर किस तरह सा है, अगर आप पेशेंट है या नहीं, गुस्सा जल्दी आता है आपको। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है
तो आप किस टाइप का ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको पेशेंट कितना है कि आप कितना पेशेंटली अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, और आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं कि अगर आपको रिस्क लेना ही नहीं है, वो उस टाइप का जो कुछ भी उस टाइप का बिहेवियर आपका डिसाइड कर सकता है कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है। तो अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए आपका पर्सनैलिटी किस टाइप का होना ज़रूरी है, तो ये देखते हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत है, फर्स्ट अगर आपको इन्वेस्टर बनना है और आपके पास बहुत सा पैसा है और आप घबराते नहीं हो न्यूज़ को। अभी अगर हम लोग 2020 में देखें तो कोविड में जो कुछ भी क्रैश आया था, तो उस टाइप के सिचुएशन में अगर आप लोग घबराए नहीं, उल्टा आप लोगों ने ज़्यादा बाय किया, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी डिप मिला, अराउंड 50% का मार्केट में डिप मिल रहा था। तो अगर उस टाइप की सिचुएशन में आप लोग घबराते नहीं हैं और आपने उस टाइप में अच्छा खासा और अमाउंट इन्वेस्ट और कर दिया, तो आप पेशेंटली अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं फॉर मोर देन ईयर। जो कुछ भी रहेगा, घबराते नहीं हो। किसी भी टाइप की सिचुएशन में अगर आप कूल रहते हो, पेशेंटली होल्ड करते हो अपना, किसी भी टाइप की सिचुएशन में होल्ड कर सकते हो ज़्यादा पोजीशन, तो आप लोग एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। पेशेंट हो, न्यूज़ से घबराते नहीं हो, और आपका जो कुछ भी नेचर है वो काम है, पेशेंटली होल्ड कर सकते हो, बस यही। और अगर हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडर के बारे में देखें, तो स्विंग ट्रेडर जो कुछ भी रहता है, तो वो उसके लिए कैपिटल आप लोगों को चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कैपिटल नहीं चाहिए होगा, तो कैपिटल तो चाहिए ही होता है स्विंग ट्रेडर के लिए, बट उसको 5, 10, 15, 20 लाख अगर उसके पास कैपिटल है, अच्छा खासा कैपिटल है उसके पास, 5, 10, 15, 20 लाख तक, तो वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर पे लॉट्स बाय करके वो इजीली बेच सकते हैं। तो अगर आप लोग घबराते नहीं हो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ गया आपकी बाइंग पोजीशन से, तो आप इन दैट सिचुएशन घबराते नहीं हो और पेशेंटली अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हो। तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में जा सकते हो और वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में भी। बेसिकली आप लोग ओवरनाइट रिस्क कैरी कर सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप लोग स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। पेशेंस होना चाहिए, बट स्विंग ट्रेडर को भी पेशेंटली अपना ट्रेड होल्ड करना आना चाहिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में डरना नहीं चाहिए, तो आप लोग स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर इंट्राडे ट्रेडर के बारे में देखें, तो इंट्राडे ट्रेडर जो कुछ भी रहता है, तो उसका बिहेवियर इस तरह से रहता है कि उसको ओवरनाइट रिस्क लेना पसंद नहीं होता है। कि वो रात तक अगर मैं आज पोजीशन लेकर सोता भी हूँ, तो उसको रात में नींद नहीं आ सकती। जो कुछ भी इंट्राडे ट्रेडर होता है, तो उनको अपना 9:15 से 9:13 के बीच अपना पोजीशन क्लोज करना होता है, तो वो होता है इंट्राडे ट्रेडर। बट अगर आपके पास पैसा कम है, पेशेंस कम है, आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं चाहिए, तो फिर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर के पास ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको इंट्राडे में ब्रोकर से मार्जिन भी मिलता है, तो फिर आप उसका यूज़ करके भी अच्छे खासे रिटर्न यूज़ कर सकते हैं। बट मार्जिन वो दो धारी तलवार होती है, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर सकती है और आपको किल भी कर सकती है। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बस वही होता है, इंट्राडे ट्रेडर नीड्स हाई लेवल ऑफ स्किल टू बिकम अ इंट्राडे ट्रेडर, बिकॉज वो उनका आज के दिन में जो कुछ भी फ्लक्चुएशंस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रेड रहता है। उन्हें आज ही अपना पोजीशन क्लोज करना होता है, तो इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ स्किल। अगर आप लोगों को ट्रेडर बनना है, तो आपको अपने जो कुछ भी कैपिटल साइज़ है, आपका पेशेंस, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी ओन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेडिंग टाइप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन्वेस्टर बनने के लिए क्या चाहिए, स्विंग ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए, और इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए। तो आप ये सब जानकारी के अकॉर्डिंगली इनमें से कोई दो कैटेगरीज चूज कर सकते हैं, या फिर आप इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, और इंट्राडे स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि मार्केट में किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, किस तरह से वो ट्रेड करते हैं, और कौन लोग होते हैं ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे।
तो फर्स्ट यहाँ पर होता है रिटेल ट्रेडर रहते हैं यहाँ पर। तो ये जो रिटेलर्स रहते हैं, तो ये हम जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, लाइक यू एंड मी, ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं। दूसरा होता है एच एन आई क्या रहता है, हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स रहते हैं ये, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जस्ट लाइक राकेश झुनझुनवाला जी का आपने नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, और राधाकृष्ण दमानी, वो जो लोग हैं तो वो एच में आते हैं, ये लोग रिटेलर्स में। हाँ, मेरे और आपके जैसे लोग रहते हैं, और एच में उन जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ रहते हैं, तो वो एच में आते हैं। और तीसरा है कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस। तो कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस ये जो रहता है, ये जो दो पार्ट्स है, एच एंड कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज FII एंड DII। FII क्या रहता है कि ये जो है FII, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, और DII जो रहता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं। तो FII जो होते हैं तो वो बाहर की कंट्री से हमारे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बाहर की कंट्री में जैसे कि ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा आपने, जो कि यूएस का कंपनी है, यूएस का कंपनी है, बिग इंस्टीट्यूशन। बिकॉज जो कुछ भी ब्लैक रॉक है तो वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो FII फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो वो कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं FII। एंड DII जो रहता है वो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं। तो ये होता है लाइक कंपनीज लाइक LIC जो कुछ भी रहता है तो उसको हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, क्योंकि LIC भी जो आपसे पैसे लेते हैं तो वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और HNIs तो राधाकृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट और उन जैसे जो बिग मनी वाले जो पीपल होते हैं तो वो होते हैं HNIs। और हम लोग मेरे और आपके जैसे जो छोटे स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनको कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो होता क्या है कि ये जो तीन टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इनके अंडर ये होता है। तो रिटेल ट्रेडर जो कुछ भी होता है, हम जैसे और आप जैसे जो पीपल होते हैं, तो इनमें से 90% पीपल अपना पैसा लूज कर देते हैं। 90% ट्रेडर्स लूज देयर मनी, रिटेल ट्रेडर्स लूज देयर मनी। और HNI और ये जो FII DII ये जो रहते हैं, ये दोनों जो कंपनी, ये जो दो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, तो ये क्यों विन करते हैं, तो इसके पीछे एक रीज़न होता है। इन लोगों के पास प्रॉपर टीम होता है, रिसर्च टीम होता है, इन लोगों के पास टीम रहता है। इन लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इन लोगों का बड़ा सा हाईली प्रोफेशनल टीम रहता है, जो कुछ पर्टिकुलरली किसी भी कंपनी का फ्रॉम A to Z टाइप का रिसर्च करते हैं, और उसके बाद ही अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल और HNI इन्वेस्टर हैं, तो इन लोगों का अपना खुद का टीम होता है, जिसके बेसिस पे ये ऑल रिसर्च करके अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर रहते हैं, जो भी आप और हम जैसे लोग हैं, तो वो सुबह उठेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है, और वो जाकर बाय कर देंगे कोई भी स्टॉक विदाउट एनी काइंड ऑफ एनालिसिस, जाकर बाय कर देंगे, और बाद में कह देंगे कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट में बहुत से पीपल ऐसे हैं कि स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कहते हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज हम लोगों को कुछ एनालिसिस करना होता है नहीं, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे लोग जो होते हैं, तो उन लोगों को क्विक मनी चाहिए होता है कि मैंने आज पैसा लगाया और कल डबल हो गया, कल परवा और 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम हम लोगों को चाहिए होता है। बट उसके लिए करना कुछ नहीं होता, उठेंगे, इसको गैम्बलिंग बोल देंगे,
और उसके हिसाब से ही पीपल लोगों को जज कर देंगे। तो ये होता है, बट इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज हम लोगों को जो कुछ भी पैसा बनाना होता है तो उसके लिए हम लोगों को ये जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं HNIs और FIDI, तो ये लोग जो है तो इनके साथ ही हम लोगों को जाना होता है, क्योंकि इन लोगों के पास प्रॉपर टीम होता है, रिसर्च टीम होता है, टेक्निकली एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। उसके बाद ही वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जो कुछ भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं तो वो इनके अपोजिट रहते हैं, इनको बीट करने के लिए जाते हैं। HNIs और FIDIs को इन सब कंपनीज को बीट करने के लिए जाते हैं, बट वी कांट बीट देम, बिकॉज अगर हम लोग इनके साथ जाएंगे तो फिर हम लोग पैसा बना सकते हैं। और इन्हीं लोगों को स्मार्ट मनी कहते हैं, बिग मनी कहते हैं, बिग प्लेयर्स कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं, जो कुछ भी है तो वो यही लोग होते हैं, क्योंकि इनका हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है, ना कि गए बाय और सेल कर दिया और पैसा लूज कर दिया एंड गैम्बलर्स हो गए। गैम्बलिंग होता है उन लोगों के लिए जिनको इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। विदाउट नॉलेज अगर आप लोग कोई भी चीज़ करने गए तो फिर यू आर गोइंग टू लूज मनी। आप लोगों को प्रॉपर स्टडी करना होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, एंड दैट वे यू मेक मनी। So these are the main three participants of stock market who runs the market, and they are the big players. तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिटेल क्या रहता है, वाई रिटेल पीपल लूज देयर 90% ऑफ द टाइम्स, एंड वाई दीज HNIs एंड FIDI मेक मनी ऑल द टाइम। तो हम लोगों को स्मार्ट मनी के साथ जाना होता है, तो उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करना सीखना होता है, ऑल द नेसेसरी थिंग्स को जानना होता है। तो यहाँ पर तीसरा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट कंडीशंस। तो मार्केट में किस टाइप के कंडीशंस होते हैं, किस टाइप का मार्केट का बिहेवियर रहता है, तो वो देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 टाइप के मार्केट कंडीशंस होते हैं। तो फर्स्ट इज़ बुलिश मार्केट। ये बुलिश मार्केट, इसको हम लोग अप ट्रेंडिंग मार्केट भी कहते हैं, बुल मार्केट भी कहते हैं। तो बुलिश मार्केट क्या रहता है कि जब भी किसी स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली हायर जा रहा होगा तो इसे कहते हैं बुलिश मार्केट, यानी कि अप ट्रेंडिंग मार्केट और बुल मार्केट इसी को कहते हैं। जब भी किसी भी स्टॉक और एसेट का प्राइस कंटिन्यूसली हायर जा रहा है, अपसाइड जाता जा रहा है, कंटिन्यूसली हायर जा रहा है, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी, ठीक है, तो इसको कहते हैं बुलिश मार्केट। और बियरिश मार्केट वो रहता है कि किसी भी एसेट का प्राइस कंसिस्टेंटली ड्रॉप होता जा रहा है, तो उसे कहते हैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, तो मैंने उसके लिए भी एक दूसरा वीडियो बनाया, तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाया है, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने वीडियो में यहाँ पर आई बटन पे प्लेस कर दूँगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो अब बुलिश मार्केट, अप ट्रेंडिंग मार्केट, बुल मार्केट, ये तीनों नाम एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब भी आप कोई बोले कि मार्केट की कंडीशन क्या है, बुल मार्केट है, बुल रन चल रहा है, आपने सुना होगा, किसी भी सीरीज में भी आपने देखा होगा कि मार्केट में बुल रन चल रहा है। तो बुल रन क्या होता है, मार्केट में किसी भी एसेट का प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है, तो उसे बुल रन कहते हैं। और अगर बियरिश मार्केट होता है, बियर मार्केट होता है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो उसे कब बियरिश मार्केट कहते हैं, जब भी किसी एसेट का प्राइस कंसिस्टेंटली ड्रॉप होता जाता है, कंसिस्टेंटली एक ड्रॉप हो रहा है, तो उसको हम लोग बियरिश मार्केट कहते हैं, बियर मार्केट कहते हैं। और अगर हम लोग तीसरा देखें तो तीसरी मार्केट कंडीशन है, ये जो है साइडवेज मार्केट रहता है। तो साइडवेज मार्केट में ना ही प्राइस ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है, बस एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता है। और ये जो साइडवेज मार्केट रहता है, इसे चॉपी मार्केट भी कहते हैं, कंसोलिडेटिंग मार्केट भी कहते हैं, कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है और साइडवेज मार्केट क्या होता है। बस ये आपको नाम जो है बियरिश मार्केट और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट
बुलिश मार्केट, अप ट्रेंडिंग मार्केट, प्राइस का एसेट का प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है तो ये हो गया अप ट्रेंडिंग, और बुल मार्केट डाउन जा रहा है तो ये हो गया बियर मार्केट, और एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तो ये हो गया साइडवेज मार्केट। तो ये मार्केट कंडीशंस होते हैं, तीन टाइप के मार्केट कंडीशंस होते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग को डिटेल में सीखना होगा तो आप लोग वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि बाय किया, सॉरी, लॉन्ग शॉर्ट, ये एक कंसेप्ट होता है। जब भी आप किसी स्टॉक को और एसेट के बाय करते हो, अगर आप और आपका व्यू ये होता है कि आप ये मार्केट कंडीशन, ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा आने वाले समय में, तो उससे उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमने आई एम लॉन्ग ऑन पर्टिकुलर दिस स्टॉक। मैं रिलायंस पे लॉन्ग हूँ, यानी कि मैंने रिलायंस के कुछ शेयर परचेज किए हैं, मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस आने वाले समय में ऊपर जाएगा, तो उसे कहते हैं लॉन्ग करना। जब भी हम बाय करते हैं तो उसे लॉन्ग कहते हैं, और जब भी हम किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो उसे हम लोग शॉर्ट कहते हैं। और ये शॉर्ट करना मतलब हम लोगों को ये लगना कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है। जब भी हमारा व्यू डाउन का होता है तो हम लोग उसे शॉर्ट करना कहते हैं। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट, अब आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो ये शॉर्ट करना ये होता है कि हम लोग पहले स्टॉक को बेच देते हैं, और वे ब्रोकर हमको स्टॉक बेचने देता है, क्योंकि हमारा व्यू उस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउन साइड का होता है, और जब वो स्ट्राइक प्राइस नीचे जाता है तो हम लोग उसको वापस खरीदते हैं, और वो ब्रोकर के साथ सेटलमेंट हो जाके हम लोगों को उसका अकॉर्डिंगली प्राइस जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो सेट ऑफ किया जाता है उस तरह से। तो लॉन्ग करना मतलब हमारा अप ट्रेंडिंग का अप साइड का व्यू होता है, और शॉर्ट करना मीन्स डाउन साइड का व्यू होता है। तो हम लोग मार्केट में ये टर्म्स यूज़ नहीं करते कि मैंने इसको बाय कर लिया और इसको सेल कर दिया। तो हम लोग जब भी बाय करते हैं तो हम लोग इस तरह का वर्ड्स यूज़ करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग हूँ और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट हूँ। तो इस तरह के जो कुछ भी वर्ड होते हैं तो ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि इंडाइसेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ये निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, या डाउ जोन्स क्या होता है, नास्डैक क्या होता है, S&P 500 क्या होता है। तो ये जो इंडाइसेस होता है तो ये इसका मतलब क्या होता है, और अगर इसका मतलब देखते हैं कि क्या होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ का मतलब अगर सपोज अगर आज मुझे जानना है कि इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन किस टाइप की चल रही है अभी, उसका बिहेवियर क्या है, और वो किस टाइप की इंडियन इकोनॉमी किस टाइप का परफॉर्मेंस कर रही है अभी, अगर मुझे वो देखना है तो मैं पर्टिकुलरली जाकर निफ्टी 50, अगर बीएसई में NSE में कुछ 5000 स्टॉक्स रजिस्टर्ड है, तो मैं पर्टिकुलरली जाकर वन बाय वन स्टॉक तो चेक नहीं करने वाला कि रिलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है, HDFC कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक्सिस बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, टाटा मोटर्स किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है। तो फिर अगर हम लोग वो जाकर तो नहीं देख सकते। सपोज हम लोगों को अगर यहाँ पर यूएस मार्केट देखना है कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, तो फिर हम लोग यूएस स्टॉक्स को जाकर नहीं देखते कि उसके स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, उसके मेजर स्टॉक क्या कर रहे हैं, टेस्ला क्या कर रहा है, और वो जो कुछ भी अदर स्टॉक्स रहेंगे तो वो किस टाइप का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो तो हम लोग जाकर देखने वाले हैं नहीं देख सकते, इस बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो फिर उस वजह से यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है निफ्टी 50, जो मैंने आपको एक्सचेंजेस बताए हैं NSE। तो निफ्टी 50 इज़ द मेजर इंडाइसेस बेंचमार्क इंडेक्स फॉर द NSE। ये निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 ये है कि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का कैलकुलेशन है। निफ्टी 50 इज़ नथिंग बट द जस्ट कैलकुलेशन ऑफ द इंडिया टॉप 50 कंपनीज। बिकॉज अगर यहाँ पर ये देख सकते हैं हम लोग कि टुडे ये जो 0.16% का डाउन जो दिखा रहा है, इट मीन्स दैट कि जो कुछ भी कैलकुलेशन है ओवरऑल जो 50 कंपनीज है उन सब का कैलकुलेट करके ये निफ्टी आज 0.16% डाउन क्लोज हुआ है।
ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अगर हम लोगों को मेजर ग्लोबल इंडाइसेस ग्लोबली देखना है कि यूएस स्टॉक किस तरह, यूएस की इकोनॉमिकल कंडीशन किस टाइप का परफॉर्म कर रही है, किस टाइप का बिहेवियर है उसका, अगर वो देखना होगा तो हम लोग ग्लोबल इंडाइसेस जाकर देखते हैं। तो ये जो डाउ जोन्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये डाउ जोन्स 0.33% का गेन दिखा रहा है। S&P 500 है, तो S&P 500 इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 500 टॉप 500 कंपनीज ऑफ यूएस। नैस्डैक भी यही वही उन्हीं का इंडेक्स है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स के लिए वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं वहाँ पे। तो वो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हम लोग कि यूएस का इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से चल रहा है। तो ये बनाया इसलिए गया है कि इजीली हम लोगों को किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशंस इजीली पता चल जाए। इसी वजह से हम लोगों का ये इंडाइसेस बनाया गया है। निफ्टी 50 देखें तो ये एनएससी का टॉप बेंचमार्क इंडाइसेस है निफ्टी 50, और बीएससी का है सेंसेक्स। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। तो जब भी हम लोग सेंसेक्स को देखते हैं और अगर सेंसेक्स कंटिन्यूसली बुल रन में है तो उससे हमें पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग गुड। एंड और अगर कंटिन्यूसली ये नीचे जा रहा है, कंसिस्टेंटली लोअर लोज बना जा डाउन ट्रेंडिंग में है, बियर मार्केट में है, तो फिर वो देख के कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर देखता है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग गुड। तो बस उसी वजह से ये इंडाइसेस होते हैं। तो इनमें ट्रेड भी किया जाता है और दैट्स द नेक्स्ट पार्ट, मैं उसके लिए कुछ अलग वीडियोज़ बना दूंगा। तो देखते हैं कि निफ्टी 50 किस तरह से बना होता है। तो निफ्टी 50 में हर तरह का सेक्टर ऐड किया रहता है, जिससे कि पता चले कि हर सेक्टर किस तरह से मूव कर रहा है। मतलब अगर निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं तो वो अलग अलग सेक्टर से आई होती हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि फाइनेंशियल सेक्टर, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर जो कवर करता है तो वो 21.18% का ओवरऑल कवर करता है। कैलकुलेशन जो है पूरा का पूरा जो 21% पार्ट है तो वो निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए रिजर्व रखा गया है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स और वो हो गया है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, मेटल माइनिंग, हेल्थ केयर हो गया, आईटी हो गया, पावर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कंस्ट्रक्शंस एंड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, ये सभी सेक्टर्स निफ्टी 50 में कवर किए जाते हैं। और वो कवर होने के बाद इन सब का कैलकुलेशन करके निफ्टी 50 यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का कैलकुलेशन रहता है कि ये पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है या नेगेटिव में। जब भी ये अगर फाइनेंशियल सेक्टर में अगर बजाज फाइनेंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, और ये जब भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब रिलायंस बढ़ेगा, टाटा मोटर्स बढ़ेगा, तब निफ्टी भी बढ़ेगा। जब ये बाकी के स्टॉक अच्छा खासा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, फाइनेंशियल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन, तो फिर ये भी ग्रो होगा। हेल्थ केयर बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल बढ़ेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ेगा, तो निफ्टी भी बढ़ेगा। और वो दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग गुड और बैड। तो ये इजी रहता है कि जब भी हम कोई मेजर इंडेक्स देखते हैं तो उससे हम क्विकली जज कर सकते हैं कि उस देश का उस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से है। तो यही होता है कि इंडेक्स इसी वजह से बनाया गया है और यही होता है इसमें मेजर थिंग। तो बस ये कैलकुलेशन ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, बिकॉज मैं इसके आगे की भी वीडियो बनाऊंगा। और ये बेसिक मैंने ट्राई किया है वेरी इजी लैंग्वेज में अपना, जिस तरह से बेसिक होता है तो वो पूरा इजी लैंग्वेज में मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक्स टू एडवांस बहुत कुछ अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच यू ऑल।